ठीक है, आज का करंट स्टार्ट करेंगे। तो भारतीय ओलंपिक संघ या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने घोषणा की कि भारत पेरिस 2024 ओलंपिक में दो ध्वजवाहकों की परंपरा को जारी रखेगा। ठीक, तो ध्वजवाहक किसको बोलते हैं? फ्लैग बियरर्स जो होते हैं। जब ओलंपिक स्टार्ट होता है तब क्या होता है, हर एक कंट्री अपने कुछ जो प्लेयर्स होते हैं जो लास्ट टाइम जीता होता है जिन्होंने, उनको ध्वजवाहक या फिर फ्लैग बियरर के तौर पे उनको आगे लेके आता है। ठीक, जब स्टार्ट होता है इवेंट तो हर कंट्री अपना फ्लैग बियर करती है। तो यहाँ पे भारत ने किसको रखा एज अ फ्लैग बियरर? तो बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को भारतीय दल के लिए महिला ध्वजवाहक। तो एक मैन होता है और एक विमेन होगी। तो अगर विमेन देखेंगे तो महिला ध्वजवाहक कौन थी? बैडमिंटन स्टार कौन? पीवी सिंधु। फिर तथा अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल को किस में रखा गया? पुरुष ध्वजवाहक रूप में रखा गया था। लिख लो इसको। इन पेरिस ओलंपिक 2024 लिखो भारतीय ओलंपिक संघ या फिर लिख लो डायरेक्ट ही पेरिस ओलंपिक 2024 इंडियाज फ्लैग बियरर, या डायरेक्ट लिख लेना इंडियाज ऐसे करके लिखना, उसको शॉर्ट में बहुत देख लो। इधर हेडिंग डालना और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना, इधर विमेन और इधर मैन। ठीक, और हिंदी वाले लिख लेना भारत के जो ध्वजवाहक जो थे और मैन और विमेन, और सामने नाम बस। यहाँ पे कौन थी? पीवी सिंधु। और यहाँ पे कौन थे? शरत कमल। ब्रैकेट में इनका गेम भी लिख देना। पीवी सिंधु कौन है? बैडमिंटन प्लेयर है। जबकि शरत कमल क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। कलम या कमल? कमल। अच्छा, मैंने कलम लिख दिया। ओके, तो इसमें से देख के लिख लिया करो यार, कभी कुछ गलत भी लिख देती हूँ तो। शरत कमल। ठीक, तो फ्लैग बियरर कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु विमेंस बैडमिंटन प्लेयर है। और शरत कमल कौन है? कलम मत लिख लेना, कमल ही है वो। ठीक ठीक, लिख लिया सभी ने ऑनलाइन में? जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024, उसमें जो अडानी हैं, कौन? अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप को मुख्य प्रायोजक मतलब चीफ स्पॉन्सर घोषित किया गया था। क्या डिक्लेयर किया गया था? चीफ स्पॉन्सर। ठीक है, तो मुख्य प्रायोजक किसको घोषित किया गया? अडानी ग्रुप को घोषित किया गया था पेरिस ओलंपिक में। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट है, हाल ही में इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, किसकी बात हो रही है? जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा
कह दिया गया है। तो जेम्स एंडरसन जो हैं, इनने टेस्ट क्रिकेट से क्या ले लिया है, रिनंशिएशन ले लिया है। ठीक, तो लिख लो, इंग्लैंड स्टार बॉलर जेम्स एंडरसन renunciated from test cricket। टेस्ट क्रिकेट आप इंग्लिश में लिखते हो ना आप, तो टेक रेनंशिएशन फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट मैच। लिख लिया। इनके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का इन्होंने 188वां टेस्ट खेलने के बाद एंडरसन के 22 साल के करियर का क्या हो गया, अंत हो गया। मतलब इन्होंने खुद से रेनंशिएशन ले लिया। अपने आखिरी मैच में एंडरसन ने कुल 4 विकेट अपने नाम किए। इस तरह वह तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट 188 टेस्ट मैच में कितने विकेट लिए उन्होंने, 704 लेने वाले गेंदबाज के तौर पर टेस्ट क्रिकेट से विदा हो गए। ठीक, बस लेकिन हमको लिखना इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स ही था। हाल ही में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर चौथी बार जीता यूरो कप का खिताब। ठीक, तो यूरो कप किससे संबंधित है, फुटबॉल या सॉकर से संबंधित है यूरो कप। ठीक है, तो लिख लो, स्पेन won the Euro Cup title. Spain won the Euro Cup title for 4th time. The Euro Cup title for the 4th time by defeating England by 2-1. By defeating England by 2-1। और ब्रैकेट में लिख लेना यूरो कप और डैश लगा के फुटबॉल या सॉकर से रिलेटेड है। ठीक, पूछ लेते हैं वो डायरेक्टली यूरो कप किससे संबंधित है, तो लिख लेना। इसलिए ये पीडीएफ हिंदी में ही मिलेगी, इसलिए इंग्लिश वाले लिख लेना। बाद में मत बोलना कि मैडम इंग्लिश में हमको पीडीएफ चाहिए। ठीक, लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट है प्राइड मंथ। हेडिंग डाल लो प्राइड मंथ। प्रत्येक वर्ष जून में मनाया जाने वाला गौरव माह या प्राइड मंथ। तो पहले तो लिख लो प्राइड मंथ लिखो और उसके सामने लिख लो जून। प्राइड मंथ हर साल कब मनाया जाता है, जून में मनाया जाता है। ये जो प्राइड मंथ है किसके लिए है, LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए। ठीक, किसके लिए है, LGBTQ+ कम्युनिटी। LGBTQ+ कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी होती है, जैसे गे वगैरह जो होते हैं वो सब इसी में आते हैं। ठीक, LGBTQ+, हंसो मत।
प्राइड मंथ LGBTQ+ का समुदाय के लिए चिंतन, उत्साह और वकालत का समय होता है। क्या होता है इनके लिए, LGBT+ कम्युनिटी के लिए? चिंतन, वकालत और उत्साह का समय होता है। और ब्रैकेट में लिख लेना इसमें, फॉर LGBTQ+ कम्युनिटी, ठीक। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1969 के स्टोन वॉल विद्रोह से हुई थी। कब से हुई थी इसकी शुरुआत? 1969 के स्टोन वॉल विद्रोह से हुई थी। पिछले कुछ दशकों में प्राइड मंथ एक स्मरण दिवस से विकसित होकर एक माह तक चलने वाला उत्साह में बदल गया है, जिसे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। देखो, पहले तो क्या था, बस एक स्मरण दिवस के तौर पे इसको मनाते थे, लेकिन कुछ टाइम से इसको क्या उत्साह की तरह LGBT कम्युनिटी मनाने लगी है। कब? प्राइड मंथ को, जून में। प्राइड मंथ वर्ष 1969 न्यूयॉर्क कहाँ पे है? नदर्न अमेरिका में, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ था? स्टोन वॉल विद्रोह की याद दिलाता है ये, जो LGBT के अधिकार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो वर्ष 1999 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जून को गे और लेस्बियन प्राइड मंथ घोषित किया था। तो जून को क्या घोषित किया था? गे और लेस्बियन प्राइड मंथ घोषित किया था। बराक ओबामा और जो बाइडेन सहित बाद के राष्ट्रपतियों ने इस परंपरा को क्या रखा? जारी रखा और जून को LGBTQ प्राइड मंथ के रूप में मान्यता दी। तो पहले इसको क्लिंटन जो थे राष्ट्रपति, उन्होंने किस नाम से इसको मनाया? तो गे और लेस्बियन प्राइड मंथ। फिर उसके बाद में जो प्रेसिडेंट्स आए जैसे ओबामा और बाइडेन, तो इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? LGBTQ प्राइड मंथ रख दिया गया। फिर अमेरिका में 1960 के दशक में समलैंगिकता क्या थी? अवैध मानी जाती थी और प्रलोभन या फिर प्रलोभन एक दंडनीय अपराध था, ठीक। फिर न्यूयॉर्क शहर के ग्रीनविच विलेज सेक्शन में स्थित एक बार तो क्या हुआ था, ये जो न्यूयॉर्क का ग्रीनविच विलेज जो था, इसमें क्या किया गया था? LGBTQ कम्युनिटी जो थी, उन्होंने अपना बार बनाया था। बार मतलब दारू का ठेका टाइप, ठीक। तो अरे बता रही हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होता, ठीक। बार विशेष रूप से LGBTQ सिर्फ इनके समुदाय के लिए इन्होंने बना के रखा था, क्योंकि और जगह तो ये क्या था? अवैध माना गया था, तो लोग इनको एंट्री नहीं देते थे। तो इनका अपना पर्सनल बार था, जिसका नाम क्या था? स्टोन वॉल इन था, ठीक। तो इस पे क्या कर दिया था? पुलिस ने छापा मार दिया था, क्यों? वैसे तो ये वही था, इलीगल भी था, और इनके लाइसेंस वगैरह जो थे, पुलिस ने बिना लाइसेंस के शराब बेचने के आरोप में स्टोन वॉल इन पर क्या कर दिया था? छापा मारा, जिससे LGBTQ समुदाय में क्या हो गया? रोष उत्पन्न हो गया। फिर हुआ और दंगे हुए। 6 दिनों तक जारी इन दंगों को LGBTQ समुदाय के अधिकारों और मान्यता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है। मतलब एक इसको घटनाक्रम के तरीके से पहले देखते थे, लेकिन अब इसी को उत्साह की तरह LGBTQ कम्युनिटी मनाने लगी है। तो प्राइड मंथ किस कम्युनिटी से रिलेटेड है? LGBTQ+ कम्युनिटी से रिलेटेड है। और किस मंथ को मनाया जाता है? जून में मनाया जाता है, ठीक है। इतना याद रखना बस, ठीक। 51,200 वर्ष पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई। कितनी पुरानी? 51,200 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो 21,002 ईयर ओल्ड क्या मिली? गुफा चित्रकला की खोज की गई। केव पेंटिंग्स वगैरह जो हैं उनकी खोज की गई। तो हाल ही में एक शोध में
काल निर्धारण, मतलब समझते हैं ना काल निर्धारण, जो कार्बन डेटिंग वगैरह होता है जिससे हम पता लगाते हैं कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है, कि नवीन तकनीक का उपयोग द्वारा यह पाया गया कि विश्व की प्राचीनतम ज्ञात अलंकृत गुफा चित्रकला, मतलब फ्यूगेटिव केव पेंटिंग, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूगेटिव केव पेंटिंग, कितने वर्ष पुरानी है ये, 51,200 ईयर्स ओल्ड, ठीक। यह चित्रकला इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में एक चूना पत्थर गुफा की छत पर पाई गई है। तो इसके लिख लो कुछ, बस की पॉइंट्स ही लिखना है। 51,200 ईयर ओल्ड फ्यूगेटिव नहीं है, फिग्यूरेटिव है, सॉरी, इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेना है ना, फिग्यूरेटिव केव पेंटिंग 51,200 ईयर्स ओल्ड फिग्यूरेटिव केव पेंटिंग फाउंड इन इंडोनेशियाज सुलावेसी आइलैंड। 51,200 वर्ष पुरानी क्या मिली यहाँ पे, अलंकृत गुफा चित्रकला इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप से मिली, ठीक। पेंटिंग में क्या डिपिक्ट किया गया, जो पिग जिसको बोलते हैं उसको डिपिक्ट किया गया था, सूअर की आकृति, चित्र में एक सूअर की आकृति दर्शाया गया है, ठीक। पेंटिंग डिपिक्टेड पिग, पेंटिंग नहीं, वो पूरा नहीं लिखना, आप सिर्फ इतना लिख लो, पेंटिंग डिपिक्टेड पिग, ठीक, क्योंकि हम पूरा याद थोड़ी रख सकते हैं उसको, कि उसका मतलब उन्होंने तो पूरा बताने के लिए, समझाने के लिए बताया है कि जिसका मुंह क्या है, आंशिक रूप से खुला हुआ है, सूअर के इर्द गिर्द 3 मानव जैसी आकृति भी बनी है वहाँ पे, ठीक। और सबसे बड़ी आकृति हाथ फैलाए एक छड़ पकड़े हुए है, और दूसरी आकृति सूअर के सामने हाथ में एक छड़ी के साथ है। तो ऐसे 3 आकृति बनी है, ये 2 आकृति हो गई, और तीसरी आकृति जो है वो उल्टी चित्रित है, ठीक, उल्टा चित्र बना हुआ है, जिसका पैर ऊपर की ओर है और हाथ सूअर के सर की ओर है, ठीक। तो इसको मुझे नहीं लगता वो ज़रूरत भी नहीं उसको लिखने की, जितना हमारे काम की थी उतने हमने की पॉइंट्स लिख लिए उसके। तो क्या क्या देख लिया अभी हमने, जो भारतीय ओलंपिक संघ ने किसकी घोषणा की थी कि 2024 में फ्लैग बियरर या ध्वजवाहक कौन होंगे, तो विमेंस में कौन होगा, पीवी सिंधु, कौन है ये, बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक। फिर उसके बाद मैन में कौन है, शरद कमल, ठीक, ये कौन से प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर है। फिर हमने और क्या देखा कि जो पेरिस ओलंपिक, इसमें मुख्य प्रायोजक घोषित किसको किया गया था, अडानी ग्रुप, या फिर मेन या चीफ स्पॉन्सर ये रहे थे। फिर इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट को क्या कर दिया है, अलविदा कर दिया है, टेस्ट क्रिकेट से रिनाइजेशन इन्होंने ले लिया है। फिर उसके बाद हमने यूरो कप की बात की। यूरो कप किससे संबंधित है, फुटबॉल या सॉकर से संबंधित है, और हाल ही में स्पेन ने किसको, इंग्लैंड को 2-1 से हराकर चौथी बार क्या कर लिया है, यूरो कप का खिताब जीत लिया है। फिर हमने देखा प्राइड मंथ, तो प्राइड मंथ कब मनाया जाता है, जून में मनाया जाता है हर साल LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए, ठीक। अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। 51,200 वर्ष पुरानी क्या मिला, गुफा चित्रकला की खोज की गई, कहाँ पे, इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड या द्वीप पे, और उसमें किसकी पेंटिंग मतलब मिली है वहाँ पे, सूअर की या फिर पिग की पेंटिंग मिली है, ठीक।
आधार वर्ष में संशोधन हेतु समिति। हेडिंग डालो कमिटी फॉर अमेंडमेंट इन बेस ईयर, कमिटी फॉर अमेंडमेंट इन बेस ईयर। ब्रैकेट में लिखना है जीडीपी। देखो क्या होता है, जीडीपी जो होती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक, वो हम हर साल कैलकुलेट करते हैं। तो वो किस बेस पे कैलकुलेट की जाती है? एक कोई बेस ईयर गवर्नमेंट ने निर्धारित किया होगा, उस बेस ईयर के अकॉर्डिंग हर साल की जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी कि पिछले बार से इतनी जीडीपी में वृद्धि हुई, ठीक, एक बेस ईयर होगा कोई। तो वो जो बेस ईयर था वो पहले क्या था? 2011-12 था। क्या था बेस ईयर? 2011-12 था। लिख लो डैश करके, बिफोर 2011-12 और नाउ 2020-21। आधार वर्ष या बेस ईयर जो था पहले कितना था? 2011-12। हाँ, 2011-12 जो पहले था अब कितना हो गया है ये? 2020-21। लिंक चली गई। तो यहाँ पे बेस ईयर पहले कितना था? 11-12 था, और अभी कितना कर दिया गया इसको? 20-21 कर दिया गया है। तो हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री का नाम लिखो, हेडिंग लिखो, मिनिस्ट्री पॉइंट लिखो, और सामने लिखना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मेंबर्स लिखो इसमें, टोटल मेंबर्स कितने हैं? 26, और ब्रैकेट में लिख लेना चेयरमैन या फिर अध्यक्ष। ये वो विश्वनाथ नाम है उनका, इसमें विश्वंता नाम लिखा है, वो नहीं है, उनका नाम है विश्वनाथ गोलदार। विश्वनाथ, सिर्फ नाम गलत दिया है, ये सही दिया है, गोलदार जो उनका सरनेम है वो सही दिया है। विश्वनाथ गोलदार उसके चेयरमैन हैं। लिख लिए। मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, या फिर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। मेंबर कितने हैं? 26, जिसमें चेयरमैन कौन है? विश्वनाथ गोलदार, ठीक। और यह समिति राष्ट्रीय खातों के लिए एक नए अध्ययन वर्ष की सिफारिश करेगी, जो संभवतः थोक मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे सूचकांकों के साथ रेखांकित की जाएगी। तो ये हिंदी में लिख लो ये वाली लाइन, और इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ। इट विल लिंक्ड विथ होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 3 इंडेक्स के साथ लिंक किया जाएगा इसको।
पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और तीसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब हेडिंग डालो उद्देश्य। अब ये जो बेस ईयर है ये चेंज कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, तो हेडिंग डालो उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव। हिंदी में लिखना मौजूदा डेटाबेस की समीक्षा करके और नया डेटा स्रोतों को शामिल करके आर्थिक विश्लेषण तथा नीति निर्माण को और अधिक सटीक बनाना। पहले लिख लो, फिर लास्ट में मैं पूरा समझा दूंगी एक बार, ठीक। इंग्लिश में लिखो टू मेक इकोनॉमिक एनालिसिस, टू मेक इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी मेकिंग मोर एक्यूरेट। To make economic analysis and policy making more accurate by reviewing REVIEWING existing databases, existing 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 databases and incorporating new data sources and incorporating new data sources। सबसे पहले तो देखो ये समझो कि जीडीपी होता क्या है। अगर लिखना है तो एक ब्रैकेट में लिख लेना, जीडीपी की डेफिनेशन लिखना हो तो कि किसी भी देश में एक वर्ष के भीतर, ठीक, किसी भी देश में क्या होता है, एक जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उसके भीतर निर्मित वस्तुओं और उपलब्ध सेवाओं का कुल मूल्य, जो प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होते हैं कंट्री में एक फाइनेंशियल ईयर में, उसी को क्या बोलते हैं हम, जीडीपी या फिर सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है, ठीक। लिखना है तो लिख लो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में, और हिंदी में लिखना सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में एक वर्ष के भीतर निर्मित, किसी देश में एक वर्ष के भीतर निर्मित वस्तुओं और उपलब्ध सेवाओं का कुल मूल्य, वस्तुओं और उपलब्ध सेवाओं का कुल मूल्य। इंग्लिश में लिख लेना द टोटल वैल्यू ऑफ all the goods and services produced, the total value of all the goods and services produced in a country in 1 year। तो एक साल में क्या है जीडीपी, एक साल में गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की है गई हैं कंट्री में उसका मूल्य निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद। देखो अब जीडीपी निकाल रहे हैं तो आप किसी न किसी, जैसे मान लो आपने आपका खुद का आधार वर्ष क्या ले लिया 2020, अब 2020 में जो आपके अंदर क्वालिटीज़ थी उसके बाद आपने अपने आप को कितना डेवलप किया, ठीक, 2024 तक, तो आप एक बेस ईयर लेके चल रहे हैं ना 2020 के, इसके कंपैरिजन में मेरा कितना डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसे ही जीडीपी में है। तो जीडीपी में जो घरेलू उत्पाद जो है सकल घरेलू उत्पाद, तो इसमें जो है बेस ईयर कितना लिया जाता था 10-11, लेकिन अब क्या किया गया, नई नई और चीज़ों को ऐड करेंगे उसमें, ठीक, कुछ और कंपोनेंट्स घटक वगैरह जो हैं उसको और ऐड किया जाएगा क्योंकि डेवलपमेंट भी काफ़ी सारा हो गया, ठीक। तो इसलिए क्या करेंगे कि जो अब बेस ईयर है उसको 20-21 लिया जाएगा, और इसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि जो आर्थिक
सर्वेक्षण या फिर एनालिसिस वगैरह जो भी होगा, या फिर पॉलिसीज़ जो होंगी उसको और एक्यूरेटली बहुत और अच्छे तरीके से क्या किया जा सकता है, उनका क्रियान्वयन किया जा सकता है, नई पॉलिसीज़ लेके आ सकती है गवर्नमेंट, ठीक। तो वो क्या होगा, डेवलपमेंट में और ज़्यादा सहायक होगी। इसलिए हमने क्या किया, बेस ईयर की अभी सिफारिश की है कि 11-12 से 2020-21 कर दिया जाएगा। किसकी चेयरमैनशिप में? विश्वनाथ गोलदार की चेयरमैनशिप में, जो कि 26 मेंबर की एक टोटल बॉडी थी, ठीक। भारत ने वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली राष्ट्रीय लेखा 2008 के अनुरूप स्रोतों और विधियों के अनुकूलन के बाद जीडीपी श्रृंखला का आधार 4-5 से 11-12 कर दिया था। देखो इसके पहले क्या किया था गवर्नमेंट ने कि इसके पहले जब 11-12 था उसके तब क्या, जब 2015 में गवर्नमेंट ने 2004-5 बेस ईयर था उसको बढ़ा के क्या कर दिया था, 2011-12 कर दिया था। पहले क्या था बेस ईयर 2015 के पहले? 2004 और 2005 ये बेस ईयर था, लेकिन 2015 में क्या करा, बेस ईयर 11-12 कर दिया था। यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008, यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 के अनुरूप क्या कर दिया था, इसको चेंज कर दिया गया था, ठीक। ये तो मतलब ऐसे ही बताने के लिए बता दिया, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट है वो हमने लिख लिया है। तो पता रहेगा सबको अभी कि बेस ईयर क्या था हमारा, पहले 4-5 था, 15 में क्या कर दिया गया, 11-12, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 2024 में 11-12 से क्या कर दिया गया, ठीक, 20-21 कर दिया गया उसको, ठीक। किसकी चेयरमैनशिप में? विश्वनाथ गोलदार की चेयरमैनशिप में। मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पर कौन सी थी? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन। कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन, यार ये हो क्या रहा है यहाँ? ये हुआ कहाँ से, कुछ आइडिया है क्या? ठीक, कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन, ये हेडिंग डालो। तो भारत ने क्या किया, अभी हाल ही में भारत ने रोम में कोडेक्स एलिमेंटेरियन टेरियस कमीशन जो है कि कार्यकारी समिति में 86वें सत्र में भाग लिया। तो लिखो 86वां सेशन जो था इसका कहाँ पे हुआ? रोम में। रोम किस में आता है? इटली में। रोम इटली में अभी 86वां सेशन जो हुआ कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन का, उसमें भारत ने भाग लिया। ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1963। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका? 1963 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 1964 में भारत शामिल हुआ था। नाइनटीन 1963 में इस्टेब्लिशमेंट, जबकि इंडिया कब शामिल हुआ इसमें? 1964 में शामिल हुआ था। ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? FAO नाम सुना है सबने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा बनाया गया? FAO या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया गया। खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया इसको?
खाद्य और कृषि संगठन प्लस WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, FAO प्लस WHO के द्वारा ये संयुक्त रूप से बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसको बनाया गया। ये क्या करेगी, देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्टैंडर्ड सेट करती है अलग अलग, ठीक, किससे रिलेटेड, खाद्यान्न से रिलेटेड। तो अब इनका कार्य क्या होगा कि ये इंटरनेशनल बॉडी की तरह काम करेगी जो पूरे विश्व में फूड या फिर खाद्यान्नों के लिए क्या करेगी, स्टैंडर्ड सेट करेगी और क्या करेगी कि जो ट्रेड है खाद्यान्न वगैरह जो होगा, फूड वगैरह का जो ट्रेड है उसको भी क्या करेगी, प्रमोट करेगी। विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा व्यापार विविधता निपटाने के लिए, अरे ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो लिखते हैं अपन। तो वर्तमान में इस कमीशन में कुल कितने कंट्री मेंबर्स हैं, तो 189 है, जिसमें से 188 कंट्रीज़ हैं और एक क्या है, यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन संघ, 188 प्लस EU। भारत में फूड स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है, तो FSSAI करती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो है FSSAI जो है वो क्या करती है, फूड स्टैंडर्ड्स क्या करती है, सेट करती है इंडिया में। और जबकि ये जो बॉडी है कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन, ये किस लेवल पे कर रही है, वर्ल्ड लेवल पे कर रही है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, 24वां संघीय सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन। 24वां संघीय ऑर्गेनाइजेशन समिट, 24वां संघीय कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, SCO समिट। ठीक, तो हाल ही में संघीय सहयोग संगठन मतलब SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया, कजाकिस्तान के अस्ताना में। तो प्लेस लिख लो वहीं पे, प्लेस काजाकिस्तान, अस्ताना काजाकिस्तान लिख लेना, अस्ताना और ब्रैकेट में कंट्री का नाम काजाकिस्तान, प्लेस लिख लेना, प्लेस अस्ताना काजाकिस्तान, ये लिखा है अस्ताना काजाकिस्तान। ये जो 24th समिट हुई थी इसमें क्या क्या गया था, क्षेत्रीय सहयोग जो था, रीजनल कॉरपोरेशन की बात की गई इसमें, और सुरक्षा मुद्दों पर क्या किया गया था, चर्चा की गई थी। लेकिन इसमें भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो शामिल नहीं हुए थे। यहाँ पे प्रतिनिधित्व किसने किया था, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, कौन, S जयशंकर साहब, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया था। तो लिख लेना इंडियन रिप्रेजेंटेटिव S जयशंकर और ब्रैकेट में फॉरेन मिनिस्टर।
और हिंदी वाले लिख लेना भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रैकेट में विदेश मंत्री। एससीओ के बारे में लिख लो थोड़ा सा कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कितने मेंबर्स हैं। तो एससीओ या फिर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, लिखो इस्टेब्लिशमेंट और लिखना 15 जून 2001। इस्टेब्लिशमेंट 15 जून, स्थापना 15 जून 2001। पंद्रह जून 2001। टोटल मेंबर कंट्रीज लिखो 10। टोटल मेंबर कंट्रीज हैं इसमें 10। जो 10th कंट्री, पहले कितने मेंबर थे इस समिट के पहले? इसमें 9 मेंबर कंट्रीज थी, लेकिन ये जो 24th समिट हुई थी इसी में बेलारूस जो है वो भी इसका मेंबर बन गया। तो लिख लो 10th मेंबर है बेलारूस। बेलारूस। बेलारूस जो है वो 10th मेंबर बन गया है इसका। अभी तक इसके पहले कितने मेंबर थे? 9 मेंबर कंट्रीज थी। नाइन मेंबर कंट्रीज के नाम लिखना है क्या आप लोगों को? नहीं लिखना? ठीक है। ठीक है, तो एससीओ क्या है? संघाई सहयोग संगठन या फिर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 2001 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और अभी 2024 चल रहा है, तो 24वां संस्करण है इसका। ठीक, 24th समिट इसकी कहाँ पे हुई? अस्थाना, काजाकिस्तान में। और इसी में जो 10th मेंबर है उसको ऐड किया गया बेलारूस को। इसके पहले 9 मेंबर कंट्री थी। ठीक, फिर यहीं पे बात करते हैं कि इंडिया की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया इसमें? एस जयशंकर जी जो है वो हमारे कौन है? विदेश मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इसमें भाग लिया था। और इसमें क्या बात की गई थी कि क्षेत्रीय संतुलन और सुरक्षा मुद्दों पर क्या की गई थी? इसमें चर्चा की गई थी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट या विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। ठीक, तो अभी ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किसने किया? तो संयुक्त राष्ट्र जो है यूएन, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 जारी किया। तो लिख लो हिंदी में जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र, और इंग्लिश में लिख लेना रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन। रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन या फिर यूएन। अब देख लो भारत की स्थिति देखो। ठीक, इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में, किसकी बात कर रहे हैं? 2060 के जब दशक चालू होगा उसकी शुरुआत में 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। कितनी हो जाएगी?
1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी, ठीक। जिसके बाद इसमें क्या होगा, जब अब क्या हो गया, पीक पॉइंट तक पहुंच जाती है, फिर उसके बाद डिक्लाइन आएगा, किसी भी चीज़ में डिक्लाइन आता है पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 2060 में 1.7 मिलियन तक पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद 12% की क्या होगी, इसमें डिक्लिनेशन देखा जाएगा या फिर गिरावट देखी जाएगी 12% की। गिरावट के बावजूद भारत 21वीं सदी में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। गिरावट देखने को मिलेगी तब भी भारत क्या होगा, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। अभी भी आपको पता है, कुछ टाइम पहले जो अलग अलग सोर्सेस से रिपोर्ट आई थी, उसमें भी क्या बोला गया कि अब चाइना को भी भारत ने क्या कर दिया है, सरप्लस कर दिया है, सरपास कर दिया है, और क्या बन गया है, इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है, ठीक। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत मौजूदा सदी 2100 के अंत तक 150 करोड़ के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। 2100 वाला जो दशक आएगा, उसमें भी हम क्या होंगे, अपना जो ओहदा है बरकरार रखे रहेंगे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का, ठीक। मौजूदा समय में भारत की आबादी कितनी है, 145 करोड़ है। आपको पता है अभी सर्वे तो जो सेंसस है 2011 के बाद 2021 में आनी थी, हर 10 साल में आती है, लेकिन वो रिलीज़ नहीं की गई है। लेकिन अलग अलग सोर्सेज से जो एस्टिमेटेड डाटा जो निकलता है वो कितना आता है कि अभी आबादी कितनी है, 145 करोड़ जो आबादी है हमारी अभी भी है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बड़े आकार और प्रजनन क्षमता में गिरावट की वजह से सदी के अंत तक चीन में सबसे बड़ी जनसंख्या गिरावट 78.6 करोड़ आने की संभावना है। अब वहाँ तो आपको पता है 1 चाइल्ड पॉलिसी चल रही थी, तो उसके कारण क्या हो गया, जनसंख्या में अब बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। तो सबसे बड़ी जो जनसंख्या गिरावट वाला देश है वो क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। वर्ष 2100 आते आते चीन की आबादी वर्तमान समय की तुलना में आधी से भी कम यानी 63 करोड़ रह जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी से भी कम रह जाएगी। मौजूदा समय में चीन की आबादी 140 करोड़ है और हम तो 145 पहुंच गए, ठीक। तो हम तो उनसे भी आगे निकल गए। चलो किसी चीज़ में तो इंडिया चीन से आगे निकला। खुश नहीं हो आप लोग कि अपन चीन से आगे निकल गए। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2054 में रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2054 में 38.9 करोड़ की आबादी के साथ तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा, ठीक। किसकी बात कर रहे हैं, चाइना की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तीसरा बनेगा। फिर उसके बाद वर्ष 2100 में 51.1 करोड़ की आबादी के साथ पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनेगा। कब, 2100 की बात चल रही है, कितनी आबादी हो जाएगी, 51.1 करोड़। तो पाकिस्तान अपना भाई है, तो वो उस कंपटीशन करेगा ना अपने से, तो इसलिए वो तीसरा बनेगा। और वर्तमान में 34.5 करोड़ की आबादी के साथ अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अमेरिका तीसरा सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक, 34.5 करोड़ की आबादी के साथ। और 2054 में यह 38.4 करोड़ लोगों के साथ चौथा सबसे बड़ा देश होगा। अमेरिका की बात चल रही है कि अभी तो कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, और 2054 आते आते ये चौथा सबसे जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार चीन, जापान, जर्मनी के अलावा यूरोप के कई देशों में जनसंख्या घटने की वजह से काम करने वालों की कमी आ जाएगी। अब चाइना के साथ साथ और जैसे जर्मनी और जापान के अलावा जो और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी अब जब जनसंख्या ही कम हो जाएगी तो काम करने वाले भी कम हो जाएंगे, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे कमी आ जाएगी। और इस रिपोर्ट को हम इंग्लिश में पूरा ही लिखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पॉपुलेशन वाला पार्ट, ठीक। चलो लिखो सभी। हिंदी वालों, अगर आपके पास वैसे तो PDF है,
अगर लिखना है तो लिख लेना, इंग्लिश में मैं डिक्टेट कर रही हूँ सारा। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंग्लिश में लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, India's population is projected to reach 1.7 billion in the early 2060s. India's population is projected to reach 1.7 billion in the early 2060s, after which it will be declined by 12%. After which it will be declined by 12%. हिंदी वाले भी लिख ही लो ना, आप लोग भी, कहाँ PDF को लिख लिया? चलो, वेरी गुड। डिस्पाइट, नेक्स्ट पैरा से लिखो, despite the decline, DESPITE, India will remain the world's most populous country. The world's most populous country in the 21st century. Despite the decline, India will remain the world's most populous country in the 21st century. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंडिया द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, एक मिनट रुकना। अच्छा, ये मैंने लिखवा दिया था ना कि विल रिमेन द मोस्ट पॉपुलस कंट्री विथ अ पॉपुलेशन, हाँ उसी के आगे लिख लो, विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 150 करोड़ टिल द एंड ऑफ करंट सेंचुरी। ब्रैकेट में 2100 लिख लेना, 2। एट प्रेजेंट 150 करोड़ टिल द एंड ऑफ करंट सेंचुरी, और ब्रैकेट में 2100। आगे लिखो, एट प्रेजेंट इंडियाज पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 145 करोड़। At present, India's population is estimated to be around 145 करोड़। तो अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? हिंदी वाले बात नहीं करना, सुनना है। 145 करोड़ है, ठीक। और इस सेंचुरी के आखिरी पहुंचते पहुंचते 150 करोड़ पे पहुंच जाएंगे हम। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट क्या एस्टिमेट कर रही थी रिपोर्ट कि चाइना जो है उसमें क्या आ जाएगा, बहुत डिक्लिनेशन आ जाएगा या जनसंख्या में गिरावट। तो चाइना एस्टिमेट दैट द रिपोर्ट एस्टिमेट दैट चाइना इज लाइकली टू एक्सपीरियंस China is likely to experience the biggest population decline. The biggest population decline in the world. By the end of this century. और ब्रैकेट में लिखना 78.6 करोड़, ब्रैकेट क्लोज।
ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन साइज एंड डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। Due to its large population size and declining fertility. Next point लिखो, by the year 2100 China's population will be less than China's population will be less than half of its current population. That is 63 crore at present. That is 63 करोड़। फिर उसके बाद एट प्रेजेंट चाइना's पॉपुलेशन इज अराउंड 140 करोड़। ठीक, कितनी रह जाएगी? 63 करोड़। और अभी चाइना की करंट पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ है। ठीक, और इंडिया की कितनी है? 145। नेक्स्ट लिखो, according to the report in the year 2054, according to the report in the year 2054, it will become third largest country with 38.9 crore population. According to the report in the year 2054, it will become third largest country with 38.9 crore population. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, with the population of 51.1 crore in the 2100, Pakistan will become the third largest country in the world with the population of 51.1 crore in the 2100. Pakistan will become the थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान कितना कौन से नंबर पे आ जाएगा? 51.1 करोड़ पॉपुलेशन के साथ तीसरे नंबर पे आ जाएगा। कब की बात कर रहे हैं? 2100 की बात कर रहे हैं। ठीक, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका इज दी third largest populated country with 34.5 crore and will be the fourth largest country in 2054 with a population of 38.4 करोड़ के साथ। ठीक, लास्ट पॉइंट लिखो। लिख लिया? क्या डाउट है? पूछो, कुछ डाउट है? कब की बात कर रहे हो? 20, देखो पाकिस्तान वाला 2100 वाले पे है और अभी जो थर्ड नंबर पे है वो प्रेजेंट में अमेरिका है,
गलत लिख लिया क्या कुछ? कहाँ पे बात कर रहे हो? चाइना जो है 2100 की बात है, वो जो 3rd नंबर पे आप बोल रहे हो। कहाँ, कौन सा पॉइंट बोल रहे हो बताओ एक बार। रुक जाओ एक मिनट। बाय द ईयर 21 चाइना's पॉपुलेशन विल बी लेस देन, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बताओ मुझे एक बार इसमें। ये वाला, ये वाला। वर्तमान में 34.5 करोड़ की आबादी के साथ अमेरिका दुनिया, अब रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2054 में 38.9 करोड़ की आबादी के साथ तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा, और वर्ष 2100 में 51.1 करोड़ की आबादी के साथ पाकिस्तान, टाइम ड्यूरेशन देखो ना, वो कब की बात कर रहा है? 2054, और ये क्या है? 2100। ये कब की बात कर रहे हैं? 2054, और ये कब है? ड्यूरेशन देखो ना, अभी अपन क्या बोलते हैं, 2024 चल रहा है, ये जब 21 चालू हो जाएगा तब की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं है ये। ठीक, कंफ्यूजन दूर हुआ? ठीक, लास्ट पॉइंट लिख लो। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, ठीक, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, अपार्ट फ्रॉम चाइना, जापान एंड जर्मनी, एक मिनट रुक जाओ, लिंक टाइम भी हो गया है वैसे तो, लिख लो आप लोग तो। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम चाइना, जापान, जर्मनी, many European countries will face shortage of workers due to population decline. Many European countries will face shortage of workers due to population decline. लिंक चली गई। सुनो भैया, 5 मिनट ही बचे, कनेक्ट करना है क्या? लेकिन लास्ट पॉइंट रह गया है अभी। लास्ट पॉइंट देते हैं जी, इंग्लिश आप कर ही दो 5-10 मिनट के लिए कनेक्ट फिर।